हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्य ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, रीट एसएसटी की जो डेली टेस्ट सीरीज है अपनी, उसमें आज अपने 33वें टेस्ट के विषय में बात करेंगे। और आज अपने पहुंच चुके हैं यूनिट नंबर 5वीं पर। और यूनिट नंबर 5वें का जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रपति, उसके विषय में बात करेंगे। दोस्तों, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है और इसमें से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं, इसलिए अपने इसको 2 भागों में पढ़ना पड़ेगा। और आज अपने जितने प्रश्नों पर बात करेंगे उनकी संख्या रहेगी 20, यानी 20 क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। देखिएगा दोस्तों, ये हमारी 5वीं यूनिट है। 5वीं यूनिट में देखिएगा कौन कौन सा सिलेबस है। संसद के अंदर देखिएगा राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, उच्चतम न्यायालय है, राज्य सरकार है, पंचायती राज है और नगरीय स्वशासन है। इन सभी टॉपिक्स के अंदर ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने मान करके चलते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, यानी अपने ये कहीं भी किसी में से, बाकी में से किसी टॉपिक में से कुछ छूट भी जाए, लेकिन राष्ट्रपति में से एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है। इसलिए जितने भी संभावित और जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी के विषय में अपनी बात करेंगे, लेकिन अपने इसको 2 भाग में बांट करके पढ़ना पड़ेगा। तो ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से सारे क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न जो है वो कौन सा है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? ऑप्शन है हमारे पास में प्रत्यक्ष रूप से, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा। किस प्रकार से होता है दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन? किस प्रकार से होता है? हमें इन चारों में से बताना है। प्रत्यक्ष होता है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा होता है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा होता है या अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा। देखिएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, इसके अलावा जो चीज़ आपको याद रखनी है वो आप विशेषतः याद रखिएगा। ये लाइन आपकी बहुत बार आती है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है। और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। दोस्तों, इसके बारे में पूरी डिटेल से अपने वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। पिछले जो अपना कंप्लीट लेक्चर था उसके अंदर अपने इसको पूरा स्टडी कर चुके हैं। अगर आपको पूरा स्टडी करना है तो आप उस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई बटन पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर मिल जाएगा, जहाँ से आप पूरे जो लेक्चर हैं उनको देख सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति के अंदर हमें क्या याद रखना है। एक तो कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति होता है, दूसरी बात एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार होता है, तीसरा गुप्त मतदान द्वारा होता है। तो ये 3 चीज़ें हमें याद रखनी है। इसके अलावा एक इसका निर्वाचक मंडल होता है जो इसका चुनाव करता है। उसकी बात अपने अगले प्रश्नों में देखेंगे। तो अगला जो हमारा प्रश्न है, दूसरा हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है उसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। हमें बताना है कौन सा सही है दोस्तों इनमें से। क्या 1, 2 और 3 ही सही है, चौथा गलत है, या फिर 1 और 3 सही है, 1, 2 और 4 सही है, या फिर 1, 3 और 4 सही है? दोस्तों, कौन सा सही है इसमें से? तो इसमें से जो सबसे सही आंसर है वो है हमारा आंसर नंबर 4। इसमें पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है, यानी ये बात सही है, ये बात सही है और ये बात सही है। देखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 54 की अपने बात करिएगा। अनुच्छेद 54 जो है उसमें निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है। ये इस टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं दोस्तों। इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है और गलत भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको ध्यान से एक बार और देख लीजिएगा। इसमें निर्वाचक मंडल के विषय में बताया गया है कौन कौन होते हैं। एक तो याद रखिएगा, संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य। कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्य। देखिएगा, दूसरी अगर अपने बात करें, राज्य विधानसभा, राज्यों की जो विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य। और तीसरी अगर अपने बात करें, दिल्ली, पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये जो जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 70वें संविधान संशोधन से,
जो कि 1992 में हुआ था, उसके द्वारा जुड़ा गया था दोस्तों। अब इसको एक बार आसान भाषा में आप समझ लीजिएगा कि किसका निर्वाचन हो रहा है, राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति को कौन चुनते हैं, ये लोग चुनते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, हालांकि ये भी सारे जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है। तो देखिएगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। दोनों सदनों के कौन से सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के, लेकिन कौन से, ये बात याद रखिएगा, निर्वाचित सदस्य यानी मनोनीत जो हैं वो इसमें भाग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि उनको तो राष्ट्रपति स्वयं जो है मनोनीत करता है, और अगर वो दोबारा चुनाव लड़ रहा है तो मतदान प्रभावित हो सकता है या नहीं हो सकता। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेंगे, लेकिन कौन से, केवल निर्वाचित लेंगे, मनोनीत कहीं पर भी भाग नहीं लेंगे, चाहे वो राज्य की हो चाहे देखिए संसद की बात हो। दूसरे नंबर पर हम कहें कि राज्य भी इसमें भाग लेते हैं, तो राज्य में कौन से लेंगे, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। यहाँ भी अगर मनोनीत है तो वो भाग नहीं लेते हैं। और देखिए, राज्य में भी हमें 2 सदन देखने को मिलते हैं, कई जगह विधान परिषद भी होती है, तो ये सारे राज्यों में तो है नहीं, इसलिए इसको शामिल नहीं किया जाता। तो न तो देखिए विधान परिषद के सदस्य भाग लेंगे, और न ही जो मनोनीत सदस्य हैं लोकसभा और राज्यसभा के, वे भाग लेंगे दोस्तों। इसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी जो विधानसभा है, केंद्र शासित है, वहाँ के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो इसमें भाग देखिए लिया करते हैं। जम्मू कश्मीर की अभी अपने किसी तरह की बात नहीं कर सकते, उनका अभी शामिल नहीं किया गया है दोस्तों। जैसे भी अपडेट होगा वो आगे आपको बता दिया जाएगा। अभी की कंडीशन अपने पास में ये है दोस्तों। आगे अपने बात करें अगले प्रश्न की, तो तीसरा जो हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है, हमें बताना है। पहला विकल्प है, पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। दूसरा, राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे। तीसरी बात है, राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें से कौन सी बात है जो सही नहीं है दोस्तों, कौन सी सही नहीं है हमें बताना है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है और आंसर नंबर 4, ये बात हमारी सही नहीं है दोस्तों। यहाँ देखिएगा, जो सही है उनको देख लीजिएगा। पदस्थ राष्ट्रपति जो है, पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव हो जाना चाहिए, यानी जब राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होगा तो उससे पहले जो है अगले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक बात है। दूसरा, राष्ट्रपति जो अपना पद संभालता है वो पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहता है, ये भी ठीक है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक, अगर राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी नहीं आया है तब तक वो अपने पद पर रहता है, ये बात भी ठीक है। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है क्या? नहीं दोस्तों, ये बात बिल्कुल ही गलत है। अगर निर्वाचक मंडल पूरा नहीं है, यानी जैसे लोकसभा और राज्यसभा या फिर राज्य विधानसभा, सभी के चुनाव अगर नहीं हो पाए हैं, पूरे सदस्य नहीं हैं, अपूर्ण है निर्वाचक मंडल, तो उस कंडीशन में न तो स्थगित कर सकते हैं और न ही उसे अवैध ठहराया जा सकता है दोस्तों। कुछ भी नहीं कर सकते अपने, न ही तो अवैध ठहरा सकते हैं और न ही स्थगित कर सकते हैं। आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की बात करें, चौथा हमारा प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता। यदि कब पात्र नहीं होगा ये हमें बताना है। वह स्वयं प्रत्याशी होता है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, या वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। हमें बताना है कौन सी कंडीशन में वो पात्र नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ें और बताएं कौन सा होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो तो वो पात्र नहीं होगा दोस्तों इस कंडीशन के अंदर। क्यों? क्योंकि देखिएगा, उच्च सदन कौन सा होता है? उच्च सदन होता है विधान परिषद राज्य के अंदर, और हमने ये कहा विधान परिषद के सदस्य तो भाग ही नहीं लेते। तो फिर अगर वो विधान परिषद का सदस्य मुख्यमंत्री तो बन सकता है, लेकिन वो चुनाव में भाग नहीं ले पाएगा, क्योंकि देखिएगा वो विधान परिषद का सदस्य है। इसलिए दोस्तों, बात करें अगले प्रश्न की। अगला हमारा 5वां जो प्रश्न है वो कह रहा है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है? 35 वर्ष हो, वह पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो और देश का नागरिक हो। हमें ये बताना है इनमें से कौन सी चीज उसके लिए आवश्यक नहीं है दोस्तों।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है आंसर नंबर 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा सही आंसर है, यानी पढ़ा लिखा होना कोई अनिवार्य नहीं है दोस्तों। 58(1) के अंदर जो इसकी अर्हताएं हैं वो दी गई हैं, उसके अनुसार 35 वर्ष का हो, संसद की योग्यता हो, या फिर देखिए देश का नागरिक होना चाहिए। तो ये पढ़ा लिखा हो ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों। बात करें छठे प्रश्न की, एक सांसद या विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। हमने क्या कहा, एक सांसद या विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, किंतु चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देना होगा। अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का नहीं, इसको सभा मानिएगा दोस्तों। तो दोस्तों कौन सा होगा इसका सही आंसर, हमने कहा सांसद विधानसभा का सदस्य है और वो राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, लेकिन उसे करना क्या होगा उसके बाद में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। दोस्तों इसके लिए हमें आर्टिकल 59 यानी 59(1) की बात करनी होगी। इसके अनुसार क्या कहा गया है, यदि संसद के किसी भी सदन, हमने कहा संसद का कोई भी सदन, चाहे वो लोकसभा है चाहे वो राज्यसभा है, का सदस्य हो, या फिर देखिएगा विधानसभा का कोई सदस्य हो, राज्य के किसी विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य, हमने कहा किसी भी सदन का कोई सदस्य हो, वो राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, हो गया। अब उसके बाद में ये समझा जाएगा कि उसमें जैसे ही संसद के अंदर देखिएगा राष्ट्रपति के पद के रूप में उसने पद ग्रहण किया है, तो पद ग्रहण की तारीख से ही उसके बाकी सारे पद जो हैं वो रिक्त माने जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ समझने की बात ये है कि वो चाहे संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो या देखिए राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो, वो राष्ट्रपति तो बन गया। अब बनने के बाद में समझा यह जाता है कि जैसे ही उसने अपना पद ग्रहण किया है, तो पद ग्रहण की तारीख से ही उसने अपना पद जो है वो रिक्त कर दिया है, ऐसा माना जाता है। बात करें अगले प्रश्न की, 7वां हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। कौन से अनुच्छेद में कही गई है, 52 है, 54 है, 55 है या फिर 57 है, कौन सा है दोस्तों। दोस्तों इसमें सही आंसर है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 क्या कहता है कि ये राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता निर्धारित करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंध जो भी हैं उनके अधीन रहते हुए पुनः निर्वाचन का पात्र हो सकता है दोस्तों, वो पुनः निर्वाचन के लिए दावेदार होता है दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की, 8वां हमारा प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है, हमने क्या कहा राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और उसमें कोई विवाद हो गया, तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, किसे सौंपेंगे, भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, या फिर इनमें से किसी को भी नहीं। किसको सौंपा जाएगा दोस्तों, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो स्वाभाविक है हो सकता है, तो किसे सौंपा जाएगा, इसे सौंपा जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है दोस्तों। और ये भी आप उसको ध्यान दीजिएगा कि सौंपा उसी को जाएगा और उसी का विनिश्चय जो है वो अंतिम माना जाता है, सर्वोच्च न्यायालय का निश्चय ही अंतिम माना जाता है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 9वां हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, अपने निर्वाचन की तारीख से रहता है, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से रहता है, पद ग्रहण के दिन से रहता है, या निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से रहता है। अगर अभी आप इसको रिकॉल करेंगे तो पीछे हमने इस क्वेश्चन की बात भी की है दोस्तों, आपको याद आ गया होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा अपने पद ग्रहण के दिन से, जब वो पद ग्रहण करता है उसी दिन से उसका 5 वर्ष का जो कार्यकाल है वो गिना जाता है। आर्टिकल 56(1) को इसके अंदर याद रखिएगा, यानी पद ग्रहण के दिन से वो 5 वर्ष तक जो है वो पद पर रहता है दोस्तों। बात करें 10वें प्रश्न की, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है वो किसे देगा, लोकसभा स्पीकर को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, किसको वो अपना त्याग पत्र देगा। तो दोस्तों वो अपना त्याग पत्र देगा उपराष्ट्रपति को। किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति जो इसकी सूचना है वो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। किसको देता है, लोकसभा अध्यक्ष को वो जो है इसकी सूचना देता है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 11वां हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या फिर संसद द्वारा, कैसे हटाया जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है हमारा संसद के द्वारा हटाया जा सकता है दोस्तों। देखिएगा
56(1) क्या कहता है कि 56(1) ख, यहाँ तक इसको याद रखिएगा। 56 ख के अनुसार अगर वो संविधान का क्या करता है, अतिक्रमण करता है, तो संविधान का अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 में जो उपबंध हैं उन उपबंध के आधार पर इसे हटाया जा सकता है दोस्तों, किसी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। आगे बात करें अगले प्रश्न की। 12वां क्या कह रहा है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। बात किसकी कर रही है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, उसके बाद में उसे हटाया जाता है। अनुच्छेद 356 के द्वारा, 75 के द्वारा, 76 के द्वारा या फिर 61 के द्वारा। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 61। 61 में जो बातें कही गई हैं वो सारी की सारी महाभियोग में आती हैं, यानी किस पद्धति से उसे हटाया जाएगा। दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की। 13वां हमारा प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन में लगाया जा सकता है। एक और बात यहाँ पर याद रखिएगा, महाभियोग जो शब्द है वो राष्ट्रपति के लिए ही होता है दोस्तों। बाकी आपको कई जगह ये लिखा हुआ मिल जाता है महाभियोग द्वारा, महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा। उनके लिए सही शब्द वो है कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा। महाभियोग का जो जिक्र किया गया है वो केवल राष्ट्रपति के लिए है दोस्तों। यहाँ ऑप्शन है हमारे पास में लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा भी नहीं। हम क्या पूछ रहे हैं कि महाभियोग जो है वो किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है, तो किसी भी सदन के द्वारा अपने लगा सकते हैं, या तो राज्यसभा भी लगा सकती है और लोकसभा भी लगा सकती है। दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है 14वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देनी आवश्यक है। जब महाभियोग चलाना है तो कितने दिन पहले हम उसे सूचना देंगे दोस्तों, 7 दिन पहले, 14 दिन पहले, 21 दिन पहले या फिर 30 दिन पहले। क्या होगा इसका सही आंसर, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 14 दिन। 14 दिन पहले उसे सूचना देनी आवश्यक होती है दोस्तों। 15वां जो हमारा प्रश्न है वो पूछ रहा है कि निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है किंतु उसके महाभियोग का हिस्सा नहीं होता है दोस्तों। यानी जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जब उसका निर्वाचक मंडल होता है उसका तो भाग होता है, लेकिन महाभियोग का भाग नहीं होता। लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाएं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है राज्यों की विधानसभाएं। राज्यों की विधानसभाएं आपको याद होगा चुनाव में तो भाग लिया था, लेकिन जो महाभियोग है वहां पर इसका कोई रोल नहीं हुआ करता है। बात करें अगले प्रश्न की। 16वां हमारा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है कैसी है, अर्ध न्यायिक है, कार्यपालिका प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है या फिर विधायी प्रक्रिया है। दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर, किस प्रकार की प्रक्रिया है। दोस्तों बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये, इसका सही आंसर है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। इसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया माना जाता है। बात करें अगले प्रश्न की। 17वां हमारा प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, त्याग पत्र देने पर या हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है, यानी कितने समय में उसको भरा जाएगा। दोस्तों ऑप्शन है 1 माह, 9 माह, 6 माह या फिर 3 माह। कितने समय में उसे भरा जाएगा यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है, तो इसका सही आंसर है 6 माह। 6 माह के अंदर उसे भरना पड़ेगा। दोस्तों अनुच्छेद 62(2) की अगर अपनी बात करें तो उसके अनुसार मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या किसी भी कारण से रिक्त पद हो तो जो निर्वाचन है वो 6 माह से पहले हो जाना चाहिए। कितने समय से पहले हो जाना चाहिए, 6 माह से पहले हो जाना चाहिए। और 65(1) के अनुसार तब तक जो उपराष्ट्रपति है वो पद पर उसके ग्रहण कार्य करता है। दोस्तों उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के पद पे रहता है। दोस्तों अगर किसी प्रकार से उसका पद क्या हो गया, खाली हो गया है। तो बात करें अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारण से कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। 5 वर्ष, 9 माह, 6 माह और 1 वर्ष। देखिएगा बिल्कुल लॉजिकल सा प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर पिछले प्रश्न में ही छिपा हुआ था। हमने कहा पद रिक्त हो गया, पद रिक्त हो गया तो उपराष्ट्रपति उसकी सीट पे बैठता है, तो कितने समय तक बैठ सकता है। अब आप ये बताइए कितने समय में चुनाव करवाना अनिवार्य है, कितने समय के अंदर उसको निर्वाचित करना आवश्यक है, 6 माह के अंदर। तो उसका समय भी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर है 6 माह। 6 माह तक ही वो राष्ट्रपति के पद पे कार्य करता है। दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की। 19वां हमारा प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा। प्रश्न को समझिएगा, राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो फिर कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। राज्यसभा का उपसभापति, भारत का महान्यायवादी, लोकसभा का अध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन होगा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश पद को संभालता है। ये नहीं होता तो उसके बाद में सीनियरिटी लिस्ट में कोई भी आ जाता है। बात करें अगले प्रश्न की। 20वां
आज का हमारा अंतिम प्रश्न भी है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? हमें बताना है कि भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, विरोधी दल का नेता होता है या भारत का मुख्य सचिव होता है? क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? दोस्तों इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। आर्टिकल 53(1) के अनुसार क्या कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ प्रश्न जो राष्ट्रपति से संबंधित थे। कल के टेस्ट में भी अपने राष्ट्रपति के कुछ और प्रश्नों के विषय में बात करेंगे। तब तक आज इस टॉपिक को और पढ़िएगा, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है दोस्तों, ये काफ़ी चीज़ों को समेट करके रखता है। इसमें आपातकाल के उपबंध भी आते हैं, उपराष्ट्रपति की बातें भी आती हैं, ये सभी से संबंधित हैं, प्रधानमंत्री से भी संबंधित है। इसलिए ये थोड़ा सा देखिए वाइड ज़्यादा है, व्यापक ज़्यादा है, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, इसके आयाम बहुत हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, ताकि आप तैयारी के लिए हमारे साथ में जुड़ जाएं दोस्तों। और नियमित रूप से आप यहीं पर तैयारी कर सकते हैं, रीट की कहीं और जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।